जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लासेस में। वेक्टर एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम लोग का समाप्त हो चुका है। इस वेक्टर एनालिसिस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये आप सभी अब क्लास 10th को क्रॉस करते हुए आप 11th में पहुंच चुके हैं। तो इस लेवल पर आपके पास एक कोई ना कोई एक टारगेट, एक गोल बना करके और इस क्लास में बैठिएगा। और कोई भी कभी भी फ्यूचर में बिना गोल के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, यानी कि वो सफलता के आप करीब नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि कोई ना कोई एक टारगेट नहीं सेट करेंगे। तो अभी तक तो हाई स्कूल में अभी तक जितने भी बच्चे थे जो अभी टारगेट नहीं बनाए थे, लेकिन इस लेवल पर आकर के आपको एक न एक गोल डिसीजन कर लेना है, डिसाइड करके आपको क्लास लेनी है कि हाँ हमको किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे होते हैं, सर हम बायो से पढ़ें कि मैथ से पढ़ें, बायो से पढ़ें कि मैथ से पढ़ें। उनको इसी में अभी डाउट रहता है कि हम कौन से सेक्शन से पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर खुद आप अपने आप में एनालिसिस कीजिए कि हाँ हमारा कौन सा जो है पोर्शन जो है ज़्यादा स्ट्रांग है, उसी पोर्शन के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैथ से पढ़िए, बायो पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो बायो से पढ़िए। ये नहीं कि हाँ पापा कह रहे हैं कि बेटा मैथ से पढ़ो, क्योंकि मैथ से जो है आपका एसएससी सीजीएल बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी में मैथ पूछता है, तो मैथ से पढ़िए। और आपका पढ़ने में इंटरेस्टेड है आप बायो, तो ऐसा नहीं, आपका जिसमें अगर रुचि हो रही है, जिसको आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वही आप सेक्शन यूज कीजिए, उसी को आप चूज करके और उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अगर आप बायो से पढ़ना चाहते हैं तो बायो से पढ़िए, अगर आप मैथ से पढ़ना चाहते हैं, आपका मैथ पर कमांड है तो मैथ से पढ़िए। तो इस लेवल पर आकर के आप खुद डिसीजन लीजिए कि हाँ हमको किस सेक्शन से हमको पढ़ना है, बायो से पढ़ना है कि मैथ से पढ़ना है। किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर, दोस्त यार के आपको देखा देखी कार्य नहीं करना है। जो भी करना है आपको अपनी इच्छा अनुसार करना है, नहीं तो दूसरे के दबाव में पता चला आपने मैथ ले लिया, आपको मैथ में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो पता चलता है कि हाँ मैथ में ही आपका जो है वही सब्जेक्ट आपका वीक हो जाता है, फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम होती है। अगर वही आप बायो से पढ़ना चाहते हैं तो बायो से ही पढ़े होते तो और अच्छा उस फील्ड में कर सकते। कोई भी फील्ड, किसी भी फील्ड का स्कोप कम नहीं है, बस आप उसमें मन से लग जाइए। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। वेक्टर एनालिसिस का हम लोग जो है आपका टॉपिक है, जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड किए थे, एक को आपका स्केलर क्वांटिटी, एक को वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी भी हम लोग एनालिसिस कर चुके थे, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर चुके थे कि वेक्टर क्वांटिटी कौन होती है। अब आइए वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि यह वेक्टर चैप्टर ही है तो इसी के बारे में पूरे इस चैप्टर में बात करनी है। तो पहले हम लोग वेक्टर का जान लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी कि आपको इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन करते हुए आपको दिखाई देगा वेक्टर एनालिसिस में, यानी कि आपको एरो साइन दिखाई देगा। यानी कि ये यहाँ से ये वाला पोर्शन जो होता है इसका टेल कहलाता है, ये वाला पोर्शन आपका हेड होता है, ये वाला पोर्शन आपका टेल होता है, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, हेड होता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर का क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक वेक्टर का क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। ये पोर्शन आपका मैग्नीट्यूड है, ये पोर्शन आपका मैग्नीट्यूड है। ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये पूरे उसके परिमाण को शो कर रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसके बाद से अब हम लोग इसमें बात करेंगे, यानी कि आपको अगर कोई भी, अगर अब ये तो हम लोग समझ गए कैसे। मान लीजिए कोई वेक्टर ए लिखना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है, वेक्टर बी लिखना है तो आपको ऐसे लिखेंगे। यानी कि एरो साइन क्या बता रहा है कि ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हेड आपका टेल है, ये हेड है, ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब आइए हम लोग इसमें इस वेक्टर से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन देखते हैं। सम important definition related to vector।
यानी वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कौन कौन सी आपका वेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या है? सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन रिलेटेड टू वेक्टर। पहला है हम लोग का इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। समान सदिश, समान सदिश क्या होता है? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ये वेक्टर ए है और आपका दूसरा कोई वेक्टर बी है। अगर इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के इक्वल कहलाएंगे, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर क्या है? तो अ वेक्टर विच हैज द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन विच आर नोन एज इक्वल वेक्टर, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का देखिए मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, तो ये दोनों वेक्टर आपके इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अब इसके आगे आता है आपका अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर यानी हिंदी में इसको कहते हैं आपका विपरीत सदिश। इसे क्या कहेंगे? विपरीत सदिश। अ वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अ वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड यानी उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, यानी कि ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये यहाँ से यहाँ तक इस वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है? उसका डायरेक्शन शो कर रहा है। और दूसरा वेक्टर है आपका ऐसे, ये वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर का जो है आपका इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इस दिशा में है। तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। यानी कि आपका वेक्टर ए जो है वह वेक्टर बी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है? ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? अपोजिट वेक्टर। तो अ वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उनकी दिशा जो होती है विपरीत होती है लेकिन परिमाण क्या होता है? समान होता है। ऐसे आपको वेक्टर को अपोजिट वेक्टर कहते हैं। ये हो गया इक्वल वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। अब इसके आगे हम लोग का आएगा आपका मॉडुलस वेक्टर। मॉडुलस वेक्टर यानी कि आपका परिमाण सदिश। मॉडुलस वेक्टर क्या होता है? मॉडुलस वेक्टर में आपको क्या करने के लिए मिलेगा? यानी कि आपको अगर कोई वेक्टर ए दे दिया है तो इस वेक्टर ए का जो आपका मॉडुलस वेक्टर होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आपका दिस, ये कहलाएगा वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर है। ये वेक्टर ए है, उस वेक्टर ए का क्या कहलाएगा? मॉडुलस वेक्टर है, यानी कि आपका परिमाण सदिश है। तो अगर कोई भी अगर वेक्टर बी लिखा है, इस वेक्टर बी का अगर आपको मॉडुलस बताना है तो इसका मॉडुलस वेक्टर दिस हो जाएगा, ये उसका क्या कहलाएगा? मॉडुलस वेक्टर कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, इसका आपका मॉडुलस वेक्टर निकालना है, यानी इसका आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर निकालना है, यानी इसका आपका आ जाएगा ऐसे। आई का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल? 3 3 जा कितना होगा? 9, 9 और 1 10 और 1 11। तो ये हो गया आपका क्या? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर हमने निकाल दिया, यानी कि आपने मॉडुलस वेक्टर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? मॉडुलस वेक्टर निकाल लिया। तो ये होता है आपका मॉडुलस वेक्टर। कोई भी वेक्टर रहेगा तो उसका मॉडुलस वेक्टर इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद से आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डिफिनीशन है इस आगे वाले टर्म में। आगे आएगा आपका यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैप। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी अगर आपको कैप दिखाई देगा इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए आपने बनाया है और यहाँ से यहाँ तक अगर ये मैग्नीट्यूड अगर 1 है
तो इस वेक्टर ए को कहा जाएगा कि यह इस वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, अ वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब यूनिट वेक्टर जो है, जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर ए दे देगा, इसका कहेगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका ए कैप बराबर आपका वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो रिजल्ट निकल करके आएगा इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेक्टर बी लिखा, इस वेक्टर बी का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो फिर हो जाएगा आपका बी कैप बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अगर ऐसे भी अगर कोई लिखा है तो इसको भी मैग्नीट्यूड ही कहेंगे। अगर इस तरीके से लिखा है तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर बी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये हो गया, हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं। इस तरीके से अगर लिखा है तो वो तो आपका वेक्टर ए है, ये क्या है, वेक्टर ए है। तो हमने यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यूनिट वेक्टर वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसी तरह से पूछ देगा कि आप वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए। ये वेक्टर सी है, इस वेक्टर सी का क्या बताइए, यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी कैप बराबर, यानी कि आपका सी कैप बराबर वेक्टर सी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। यानी वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी उसी वेक्टर में जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसे हम लोग नाम देते हैं यूनिट वेक्टर। ये हमेशा कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर आपका टॉपिक में ये यूनिट वेक्टर आपको दिखाई देगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो ध्यान समझ लीजिए, कोई भी अगर वेक्टर दिया है, अगर उसका यूनिट वेक्टर कह रहा है तो सीधे सीधे उस वेक्टर को लिखिए ऊपर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो यूनिट वेक्टर को शो करेगा। किसको शो करेगा, यूनिट वेक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करें ऑर्थोगोनल वेक्टर। कौन सा वेक्टर बात करेंगे, ऑर्थोगोनल। हिंदी में इसे कहते हैं आपका लंबकोणीय वेक्टर। इसे क्या कहते हैं, लंबकोणीय वेक्टर कहते हैं, यानी कि आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। तो ये हम लोग बहुत पहले जानते हैं कि आपका अगर कोई भी अगर आपका प्लेन है तो उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था 2D में। ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब 3D में बात करेंगे तो उसमें 3 एक्सिस आ जाएगा, एक एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा और एक आपका परपेंडिकुलर ऐसे होगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड एक्सिस कहते हैं। तो अगर हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात करें तो इसमें आपका एक वेक्टर, हम एक जो है आपका एक्सिस और बना लिए हमने, मान लीजिए ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस हो गया, तीनों एक्सिस जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी रूम में, जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम में थोड़ा सा सोचिए, एक नीचे का कॉर्नर होगा, यानी कि एक इधर होगा, इधर लेंथ होगी, एक इधर लेंथ होगा, यानी कि एक ब्रेथ हो गई, एक लेंथ हो गया, एक ऊपर हाइट हो गया। तो 3 एक्सिस बन गया, यानी 3D में हो गया। तो ये 3 एक्सिस हो गया, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन अगर हम चलते हैं अगर यूनिट वेक्टर में, यानी एक्स एक्सिस के अलांग अगर हम आपका 1 यूनिट चलते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप। उसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलांग अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं, वाई एक्सिस के अलांग अगर वाई अक्ष के दिशा में अगर हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसे हम लोग लिखेंगे आपका जे कैप। उसे क्या लिखेंगे, जे कैप। और अगर आपका जेड एक्सिस के अलांग चलते हैं तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे के कैप। तो एक्स एक्सिस के अलांग अगर कोई भी आप डिस्टेंस अगर मेजरमेंट करेंगे, यानी कि इस एक्सिस के अलांग अगर आप यूनिट वेक्टर चलते हैं तो उसे आई कैप, वाई एक्सिस के अलांग चलते हैं तो उसे जे कैप, और जेड एक्सिस के अलांग चलते हैं तो उसे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई एक्स एक्सिस के अलांग अगर आपका 2 यूनिट चलता है, एक्स एक्सिस के अलांग अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 यूनिट चल करके जाता है तो उसे लिखेंगे हम लोग 2 आई कैप। वाई एक्सिस के अलांग अगर 3 यूनिट चलते हैं तो वाई एक्सिस के अलांग 3 यूनिट, तो वाई एक्सिस के अलांग 1 यूनिट चल रहे थे तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, जे कैप। तो वाई एक्सिस के अलांग अगर 3 यूनिट चलेंगे तो उसे किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जे 3 जे कैप, उसे 3 जे कैप।
अगर कहेगा जेड एक्सिस के अलांग हम 5 यूनिट चल रहे हैं, तो जेड एक्सिस के अलांग अगर 5 यूनिट चलेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे आपका 5 के कैप। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 के कैप। तो एक्स एक्सिस के अलांग कभी भी रिप्रेजेंट करेंगे तो यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलांग जे कैप, जेड एक्सिस के अलांग के कैप। ये आई कैप, जे कैप, के कैप ये ऑर्थोगोनल वेक्टर जो हम लोग कह रहे थे कि यानी कि एक्स एक्सिस के अलांग जो यूनिट वेक्टर चल रहे थे यानी वो आई कैप, वाई एक्सिस के अलांग जो चल रहे थे जे कैप और जेड एक्सिस के अलांग जो चल रहे हैं वो के कैप। और ये तीनों जो है आपका यूनिट वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है ईच अदर। ये तीनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि आपका जेड एक्सिस ऐसे हमने 2D तो बनाया, ऐसे 3D पर बनाएंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस के अलांग चलते हैं। अगर कोई मान लीजिए कि अगर पॉइंट है वह आपका तीनों एक्सिस के अलांग चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग और जेड एक्सिस के अलांग, यानी वह 3D में अगर वह मोशन कर रहा है तो यानी उसका हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर वह एक्स एक्सिस के अलांग 2i चलता है तो उसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बराबर, अगर एक्स एक्सिस के अलांग आपका चलता है आई कैप तो उसको आई कैप, एक्स वाई एक्सिस के अलांग चलता है जे तो उसे जे कैप, और जेड एक्सिस के अलांग चलता है के तो उसे के कैप। इस तरीके से उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर देंगे। यानी कि अगर वह तीनों एक्सिस के अलांग अगर वह आपका अगर वो वेक्टर चलता है यानी कि वह ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस के अलांग अगर वह मोशन में है तो उसे लिखा जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसी तरीके से आपका अगर कोई वेक्टर है, हम लोग भी ऐसे लिखा है, यानी कि आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 के कैप, यानी कि यह एक्स एक्सिस के अलांग तो चला है, कितना यूनिट चला है? 2 यूनिट। वाई एक्सिस के अलांग चला है 3 यूनिट, लेकिन आपका जेड एक्सिस के अलांग आपका एक भी यूनिट नहीं चला है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 0 के कैप। इस तरीके से अगर आपको कोई वेक्टर लिख करके आएगा तो उसका देखिए आप मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए लिखा हुआ है, ये वेक्टर बी लिखा है। इसी वेक्टर का पूछ देगा कि आप यूनिट वेक्टर बताइए, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए। इस वेक्टर बी का भी यूनिट वेक्टर बताइए। तो इस वेक्टर ए का सबसे पहले अगर आपका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? यानी कि आपका ये हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर आपका के का कोफिशिएंट कितना है? 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर सबको ऐड करेंगे कितना होगा? 3 हो गया। तो ये क्या निकाल दिया हमने? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब वेक्टर ए का जब मैग्नीट्यूड निकल गया तो हमको चाहिए आपका यूनिट वेक्टर, यानी कि आपका ए कैप। तो ए कैप बराबर अभी पढ़ाए हम लोग यूनिट वेक्टर क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं। वेक्टर ए को ऐसे रख दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाले हैं? अंडर रूट में 3। ये हमारा क्या निकल करके आ गया? आपका यूनिट वेक्टर निकाल लिए। क्या निकाल लिए? यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है किसका? वेक्टर ए का हमने यूनिट वेक्टर निकाल दिया, यानी ए कैप बराबर 10। इसी तरीके से अगर हमको बी का यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, तो पहले बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वैसे आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो आई का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका? 4। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 0, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, हमने वेक्टर बी का क्या निकाल लिया? मैग्नीट्यूड निकाल लिया। हमको चाहिए बी का यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यानी कि बी कैप बराबर वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3। तो ये हमारा पूरा क्या निकल गया? यूनिट वेक्टर भी समझ गए, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन था किससे रिलेटेड? वेक्टर टॉपिक से रिलेटेड। इसी में एक और भी आपका डिफिनीशन कभी कभी पूछ देता है,
यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। को इनिशियल वेक्टर कभी कभी पूछता है आपसे, 2 नंबर में पूछता है टॉपिक कि को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको प्रारंभिक सदिश। इसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक सदिश। यानी को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? एक ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, एक ही पॉइंट से, यानी कि उनका जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जितने भी वेक्टर निकले सभी एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। ये मान लीजिए कोई पॉइंट ओ हो गया, यहीं से आपका वेक्टर ए भी निकल रहा है, आपका यहीं से वेक्टर आपका बी भी निकल रहा है, और यहीं से आपका वेक्टर सी भी निकल रहा है। तो सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? प्रारंभिक वेग क्या है? समान। प्रारंभिक बिंदु क्या है? समान है। तो इन सभी वेक्टर ए बी सी को क्या नाम देंगे? को इनिशियल वेक्टर। a vector which has the same initial point, a vector which has the same initial point which are known as the co-initial vector। तो ये होता है आपका को इनिशियल वेक्टर। समझ में आ गया होगा? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर समान हो तो ऐसे वेक्टर को क्या नाम देते हैं? को इनिशियल वेक्टर। तो ये हो गया हम लोग का टॉपिक आपका सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें वेक्टर का एडिशन। अगला पढ़ेंगे हम लोग कैसे वेक्टर को जोड़ा जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन यानी वेक्टर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। वेक्टर को जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 रूल देखेंगे। एक आपका होगा ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ, और दूसरा होगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी कि 2 तरीके से, यानी एक त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज के नियम, 2 नियम से हम लोग वेक्टर को जोड़ते हैं। पहले समझते हैं ट्रायंगल्स लॉ क्या होता है। ध्यान से देखिए, यानी कि आपका ट्रायंगल्स लॉ है तो यानी कि आपका इसमें 3 साइड होंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि आपका त्रिभुज में 5 साइड नहीं देखते हैं, 3 ही साइड होता है। तो यानी कि आपको उसी तरीके से, यानी इसीलिए तो इसका नाम ही पड़ा है आपका ट्रायंगल्स लॉ। यानी कि आपको 3 साइड के रूप में वेक्टर को ऐड किया जाएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, एक वेक्टर मान लीजिए आपका वेक्टर ये ए हो गया, दूसरा वेक्टर इस वेक्टर का ये क्या है? टेल है, और ये क्या है? हेड है। अब दूसरा वेक्टर जो स्टार्ट हुआ इसके आपका हेड से स्टार्ट होगा, ये हो गया आपका वेक्टर नंबर बी। अब इस वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इनका इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हमको निकालना है। यानी इन दोनों वेक्टर का सम हमको पता करना है। तो पहले वाले वेक्टर का ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल लॉ में यही ध्यान देना है। पहले वाले वेक्टर के जो आपका इनिशियल पॉइंट था, यानी कि जो टेल था, वहीं से स्टार्ट करेंगे, और आपका जो फाइनल वाला वेक्टर था उसके हेड से मैच कराएंगे। यानी कि अब इसके इनिशियल पॉइंट से जाएंगे और इसके हेड तक जाएंगे। तो ये जो आपका वेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। यानी आपका समान इन दोनों वेक्टर का परिणामी जो है सदिश कहलाएगा। इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर बराबर ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यानी कि इनिशियल, यानी कि वेक्टर ए का आपका इनिशियल यानी कि आपका जो टेल वाला पॉइंट है, और वेक्टर बी का जो आपका हेड वाला पॉइंट है, उसको आप मिलाएंगे। यानी कि इसके आपका टेल से स्टार्ट करेंगे और फाइनल वाले वेक्टर के बी के आपका हेड से अगर मैच करा देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड बी। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वो क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अगर आपका ऐसे दिखाई दे आपका वेक्टर तो कैसे करेंगे? ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, ये हो गया आपका वेक्टर बी। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है कि कौन होगा। तो अब इसका टेल ये है और इसका आपका बी वाले का आपका हेड ये है। इसको आप ऐसे मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये जो आपका वेक्टर प्राप्त होगा, यानी कि आर जो निकलेगा इन दोनों का सम निकलेगा। यानी कि आपका वेक्टर ए प्लस
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसे दिखाई दे, एक हो गया यहाँ से आपका ये वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब इनका रिजल्टेंट बताना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो इसका फिर से देखिए, ये आपका जो इनिशियल वाला वेक्टर था, प्रारंभिक वेक्टर था, उसका टेल पॉइंट यहाँ पर है। जो वेक्टर बी वाला है उसका हेड देखना है यहाँ पर है, तो इसके टेल से हेड तरफ लेकर के जाइए, यानी टेल से हेड की तरफ जाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। इसको हम लोग कहेंगे आपका रिजल्टेंट वेक्टर किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो ये कहलाता है हम लोग कौन सा, ट्रायंगल्स लॉ। क्या कहलाता है, ट्रायंगल्स लॉ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका पैरेललोग्राम्स लॉ। कौन सा पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम्स लॉ। पैरेललोग्राम्स लॉ में क्या होगा, ध्यान से देखिए। पैरेललोग्राम्स लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ में क्या होगा, यानी इसमें कैसे इस रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, ये हो गया आपका वेक्टर बी, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होती है आपका पैरेलल होता है और इक्वल होती है। देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये साइड और ये साइड भी पैरेलल आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इन दोनों के वेक्टर के बीच का मान लीजिए एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, यानी इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों वेक्टर के जो इनिशियल पॉइंट है वहां से एक हमारा जो इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होगा, वही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी कि ये होगा हमारा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यानी कि आपका इसकी वैल्यू होगी आपका कितना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये क्या कहलाएगा, यानी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। अगर दो वेक्टर जो है किसी कोण पर लगे हुए हैं तो उनको सम करने का ये जो नियम है इसको कहते हैं पैरेललोग्राम का नियम, समांतर चतुर्भुज के द्वारा वेक्टर को जोड़ना। यह आपकी वैल्यू आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू है आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। इसको हम लोग कहते हैं आपका पैरेललोग्राम्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे कि यह आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कभी कभी आपका इसका डेरिवेशन आपका पूछता है, यानी कि आपका प्रूफ दैट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आप प्रूव करेंगे। धन्यवाद।